Hello bachcho, let's read the question here. Four options with two statements are given. First option is both statement 1 and statement 2 are correct. Second is both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth is statement 1 is incorrect and statement second is correct. First statement is mass is measure of inertia of a body in the linear motion, and second statement is greater the mass, greater is the force required to change its state of rest or of uniform motion. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पे हम न्यूटन के जो दो लॉ हैं फर्स्ट उनको यूज करेंगे. तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में. दैट इज अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन की कंडीशन में है तो वो मोशन ही की कंडीशन में ही रहेगा अनटिल और अनलेस हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर देते. यानी इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी इनिशियल स्टेट में रहने की कोशिश करता है, चाहे वो रेस्ट की कंडीशन हो चाहे मोशन की कंडीशन हो. और साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स. यानी यहाँ पे मोमेंटम को चेंज करने का जो रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसी को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ will be equal to m into a के बराबर. a is acceleration and m is mass of the given object. Now अगर हम दोनों स्टेटमेंट को देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे कहता है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इन द लीनियर मोशन. लीनियर मोशन के कंडीशन में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास होता है यही इनर्शिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. तो वी नो दैट जो इनर्शिया होता है ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पे टेंडेंसी को शो करता है, या तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी को या तो मोशन में रहने की टेंडेंसी को. यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में है तो वो उसी कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. तो इसी टेंडेंसी को हम यहाँ पे इनर्शिया का नाम देते हैं. नाउ बात करते हैं हम यहाँ पे जो इनर्शिया होता है हम उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं. तो जो मास होता है ऑब्जेक्ट का, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया. यानी जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट के अंदर उतना इनर्शिया होता है. ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी इनिशियल स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी होती है वो उतनी ज्यादा होती है. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कोई कार है हमारे पास और कोई ट्रक है, तो जो ट्रक का मास है वो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कार. तो यहाँ पे ट्रक के मोशन को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. इसी से हमें यहाँ पे पता चलता है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया में या अपनी स्टेट में रहने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है. और हम इसका पता करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. यानी जिस ऑब्जेक्ट पे जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, जिस ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें जितनी ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब उसकी अपनी इनिशियल पोजीशन में रहने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है, उसके अंदर इनर्शिया का उतना ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है या फिर प्रॉपर्टी है. तो यहाँ से हम जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसको करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इन द लीनियर मोशन. मास से ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को कैरेक्टराइज कर सकते हैं. नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट है, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्स की वैल्यू आती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m इंटू ए के बराबर. m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड a इज द एक्सेलरेशन. यानी हमारे पास जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हमें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था. सपोज हमारे पास यहाँ पे कार है और यहाँ पे हमारे पास ट्रक है. नाउ यहाँ पे जो ट्रक का मास है दैट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द कार, और यहाँ पे हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करा रहे हैं. दोनों का एक्सेलरेशन हम सेम रेट से यहाँ पे वेरी कराते हैं. यानी दोनों रेस्ट की कंडीशन से अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम यहाँ पे रखते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम भी रखें
तो जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगी कि हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स किस पे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है यहाँ पे हमें उतने ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ये हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are correct. Option 1 will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.